हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को स्टार्ट करना है टीडीएस। व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस को पहले समझना होगा। तो टीडीएस जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज टीडीएस, तो टीडीएस होता है एडवांस इनकम टैक्स। ठीक है ना? लिखा भी है। अगर पहले तो आपको अगर टीडीएस को ढंग से समझना है तो पहले इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज नॉर्मली कैलकुलेटेड इन द असेसमेंट ईयर एंड टैक्स इज पेड देयर आफ्टर। है ना? नॉर्मली क्या होता है, इनकम टैक्स ने एक नियम बनाया हुआ है कि देखो, इनकम टैक्स में नियम क्या, मतलब ये दो शब्द बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। ये दो टर्म है इनकम टैक्स के टर्म है। जैसे आप अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़ते हो, एसेट लाइबिलिटी, वैसे ही इनकम टैक्स का टर्म है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे जीएसटी में, जीएसटी आप लोगों ने पीछे पढ़ा, तो हम लोग क्या करते थे, जीएसटी का पेमेंट करते थे पहले चालान से, उसके बाद हम लोग उसका ब्यौरा भी देते थे, रिटर्न भी फाइल करते थे। तो उसी तरह से हर एक व्यक्ति को अपना इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपने पहले तो कमाई किया 20-21 में, अगर तो 20-21 में जो भी आपने कमाई किया उसका आपको टैक्स देना पड़ता है क्या, 21-22 में, यानी असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर को हिंदी में कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। ठीक है ना? और टैक्स पे करेंगे और उसके बाद उसका रिटर्न फाइल करें। हमेशा आप सभी को पता है पहले टैक्स पे करना पड़ता है, फिर रिटर्न फाइल करती है गवर्नमेंट। पहले पैसा मांगती है, बाद में ब्यौरा मांगती है। तो ये हो गया। अगर आप 21-22 में भी तो कमाओगे, तो 21-22 का जो टैक्स है वो कब दोगे, 22-23 में। 22-23 में जो कमाओगे साल भर में इनकम, वो कब दो, उस पर टैक्स दोगे 23-24 में। आप सभी को पता है फिलहाल जो नियम जो है कि अगर कोई व्यक्ति अगर साल भर में 2.5 लाख से ऊपर कमाता है, कितने से ज्यादा, 2.5 लाख से ऊपर, तब वो टैक्स के दायरे में आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये लाइन अब क्लियर हो गई होगी कि इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज नॉर्मली कैलकुलेटेड इन द असेसमेंट ईयर। ये लाइन समझ में आ गई। एंड टैक्स इज पेड देयर आफ्टर, उसके बाद ही टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन अर्न इनकम इन द प्रीवियस ईयर इन द ईयर बाय 22-23, it will be calculated in the year 23-24, and tax is also be payable in 2023-24. So the government has to wait for a fund till the end of the previous year. पूरे साल भर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, उसके बाद फिर अगले साल जैसे ही शुरुआत होता है उस समय टैक्स मिलता है। सही ना? तो कहने वाला गवर्नमेंट को पूरे साल भर वेट करना पड़ता है उस साल के इनकम टैक्स पाने के लिए, अगले साल जाके उसका टैक्स मिलता है। सही है? फिर गवर्नमेंट को हुआ कि यार अगर टैक्स पहले मिल जाता, अगर पैसा पहले, टैक्स का मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है और गवर्नमेंट को पैसा मिलता है तो उस हिसाब से वो काम करती है। गवर्नमेंट को समय से पहले पैसा मिलेगा तो वो काम थोड़ा पहले करेगी। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट चाहिए था कि थोड़ा फंड पहले मिल जाता तो बढ़िया था। तो इस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जो इनकम टैक्स एक्ट में जो ये बना हुआ है प्रीवियस असेसमेंट ईयर, इसका एक्सेप्शन एक लाया इन्होंने। किस नाम से? एडवांस टैक्स। अब ये इनकम टैक्स में नया चीज एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस हुआ। एक्सेप्शन किस चीज का है? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का एक्सेप्शन है। प्रीवियस ईयर कहता है जिस साल आप इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल आप उस पर टैक्स देंगे। इस साल कमाइए, अगले साल टैक्स दीजिए। अब इसी का एक्सेप्शन आ गया एडवांस टैक्स। अब ये क्या कहता है, अगर किसी व्यक्ति की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा हो, द असेसी नीड टू पे एडवांस टैक्स, तो उसे एडवांस टैक्स देना होगा। सही है ना? अब एडवांस टैक्स का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस ईयर में ही आप अर्न करिए और प्रीवियस ईयर में ही आप टैक्स पे कर दीजिए। तो अभी तो ये अपनी डेफिनेशन को काट रहे हैं ना, इसीलिए तो एक्सेप्शन बोलते हैं इसको। आज भी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन नहीं चेंज हुई है, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन आज भी वही है लॉ में, जिस साल हम इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन भी आज भी नहीं चेंज हुई, आज भी वही है, जिस साल हम प्रीवियस ईयर की कमाई गई इनकम पे टैक्स पे करते हैं और रिटर्न फाइल करते हैं। सही है? लेकिन एडवांस टैक्स आने के बाद ये एक छोटा सा एक्सेप्शन आया। वो एक्सेप्शन क्या है? वो कहता है इसी साल आप अर्न करिए, इसी साल आप टैक्स पे कर दीजिए, और अगर हम इसी साल कमाएंगे इसी साल टैक्स दे रहे हैं, यानी हम समय से पहले टैक्स दे रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एडवांस टैक्स। ठीक है ना? और फिर असेसमेंट ईयर में सिर्फ क्या रह जाता है, बस गवर्नमेंट को ब्यौरा देना, डिटेल सबमिट करना। और जब गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स का नियम कानून बनाया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका जब मन करेगा आप तब टैक्स दे दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपको डेट बता रहे हैं और तरीका बता रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपना टैक्स जमा करना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे लिखा है एडवांस टैक्स शेड्यूल, तो इसमें दिया है 15 जून
15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। कितने डेट दिया? 4 डेट्स दिया, सही ना? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 4 डेट अनाउंस किया। इन सभी में देख रहे हो 3-3 महीने का गैप है। तो फर्स्ट 15 जून को कहते हैं जो भी आपका एस्टिमेटेड टैक्स आएगा, एस्टिमेटेड अनुमानित आपका जो इनकम पे अनुमानित जो आपका टैक्स आएगा। सवाल तो सर अब ये अनुमानित इनकम कैसे निकालेंगे? भाई देखो, एक सैलरीड क्लास तो बड़े आराम से निकाल लेगा कि भाई तुम्हारी हर साल में हर महीने की इनकम 50,000 है, तो 12 महीने 12 × 5 = 60, 6 लाख रुपए इनकम आ गई, तो तुम उस पे आराम से अपना टैक्स निकाल सकते हो, सही है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है बिजनेसमैन के लिए, तो वो क्या करता है, वो पिछले ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली इस साल के प्रॉफिट का अंदाजा लगाता है और उसी प्रॉफिट पे वो अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेता है अंदाजन, है ना। और फिर उसी हिसाब से वो टैक्स देता है, एडवांस टैक्स। कैसे? 15 जून को आपको 15% तक जमा कर देना। मान लीजिए आपका टैक्स बनता है कितना, सपोज आपका टैक्स बनता है 1 लाख रुपए। कितना? तो यानी कि अगर आपका टैक्स बन रहा है कितना, सपोज आपका टैक्स बना 1 लाख रुपए, एस्टिमेटेड टैक्स। कौन सा टैक्स मैं बोल रहा हूं? एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड की स्पेलिंग ये होती है, हाँ सही है। अगर एस्टिमेटेड अगर आपका टैक्स जो है अगर ये आ रहा है, तो आपको यानी 15 जून तक, जैसे ही साल शुरू होता, प्रीवियस ईयर कमाना शुरू किया, अभी अप्रैल से शुरू किया, अप्रैल मई, लो 15 जून आ गया, आपको इस पे कितना जमा कर देना है? 15,000 रुपये आपको जमा कर देना है। फिर आपको पता है फिर जमा कब करना होगा? फिर आपको 3 महीने बाद 15 सितंबर तक कितना जमा कर देना है? कहते हैं अप टू फिर 45 तक जमा हो जाना चाहिए, यानी 15,000 तो पहले ही जमा कर दिया, अब और कितना जमा करना है? 30,000, सही है। देखो दोनों मिला के 45 तो हो ही गया। फिर नेक्स्ट 15 दिसंबर, 3 मंथ्स आफ्टर अगेन आपको जमा करना है कितना? 30,000। फिर जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 25,000, वो आप जमा करेंगे कब? 15 मार्च तक, यानी मार्च तक आपको अपना 100% तक टैक्स जमा कर देना है। अगर 15 मार्च के बाद अचानक कोई ऐसी इनकम आई जिस इनकम का आपको कोई अंदेशा नहीं था और अचानक आपकी इनकम बढ़ गई, तो अगर आपका टैक्स 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है, आप वो 10,000 जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो आप 31 मार्च तक जमा करा दीजिएगा। कब तक? 31 मार्च तक, सही है। अगर डिफरेंसेस आते हैं तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? चले, तो ये डेट और ये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जमा। अब गवर्नमेंट को क्या होने लगा, हर क्वार्टरली अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलने लगी, टैक्स का पैसा मिलने लगा। इससे गवर्नमेंट ने देश में डेवलपमेंट के काम को और तेज किया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर यही टैक्स का पैसा अगर हमें महीने महीने मिल जाता तो और अच्छा डेवलपमेंट का काम होता है ना। तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली हर महीने टैक्स की चाहिए था, तब फिर जाकर के एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज टीडीएस। व्हाट इज दैट? टीडीएस। क्लियर? यहां तो आप लोग समझ गए, इनकम टैक्स इस साल कमा अगले साल देना होता है। एडवांस टैक्स बना करके उन्होंने पहले लेना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हर महीने चाहिए था टैक्स, तो उन्होंने एक टीडीएस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब टीडीएस लाया क्यों, पहले इसको पहले समझते हैं। देखो होता क्या है, अगर हम एक टाटा कंपनी की बात करें तो टाटा कंपनी में सपोज 4 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, रिलायंस में सपोज 4 लाख एम्प्लॉय, इंडियन रेलवे में सपोज 10 लाख एम्प्लॉय। मैं सपोज कर रहा हूँ, आपको पता है रेलवे में तो इससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। अब टोटल मिला के अगर देखोगे तो 18 लाख हो गए। अगर हम टोटल अगर इसमें करें सम, तो टोटल कितने हो गए? 18 लाख एम्प्लॉयज हो गए, सही है ना। अब इस 18 लाख एम्प्लॉयज को पकड़ना, उनसे टैक्स वसूलना तक काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट में इतने लोग भी नहीं है कि इन सबको पकड़ के कवर कर सके, है ना। तो कहने का मतलब इन 18 लाख लोगों से टैक्स कैसे लिया जाए। दूसरा नंबर होता है क्या, प्रॉब्लम क्या होता है, जब इनको इनकम मिल जाती है ना, आपके जब हाथ में इनकम आ जाती है, फिर आपसे हम जब टैक्स बोलते हैं कितना टैक्स देना है, तो आप थोड़ा आनाकानी करते हो। आनाकानी मतलब समझ रहे हो ना, कोशिश करते हो कि टैक्स ना ही देना पड़े। अब मान लो तुम्हारा ही टैक्स बन रहा है 80,000 रुपया, तो तुम सोचोगे यार 80,000 में तो हम ये काम वो काम कर लेते हैं, एक नया बाइक भी ले लेते हैं, है ना। का फालतू टैक्स दें, किसी तरह से चुरा लें, है ना, टैक्स ना देना पड़े। तो दैट मीन्स आप जाते हो टैक्स इवेजन की तरफ। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी, जो कि इनलीगल है फाइनली। वो कहने का लोग घूम फिर के आप अपने इनकम गवर्नमेंट को प्रॉपरली नहीं दिखाते हो और अपना टैक्स छुपाते हो।
और जब आप इनकम गवर्नमेंट को नहीं दिखाते हो, इसी को हम ब्लैक मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने कमाया 10 लाख और गवर्नमेंट को दिखा रहे हो कि हमने सर 5 लाख कमाया, तो 10 लाख कमाया हो, दिखा कितना रहे हो? 5 लाख, और 5 लाख छुपा ले गए ना। तो ब्लैक मनी कुछ और नहीं होती, यही होती ब्लैक मनी। तो आप लोग सुनते हो ब्लैक मनी ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी इज व्हाट? गवर्नमेंट से जो आप इनकम छुपा ले गए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? और एक और शब्द होता है स्मगलिंग। स्मगलिंग भी यही है। आपने कोई सामान बेचा बिना टैक्स दिए, गवर्नमेंट ने बोला इस पे टैक्स देना था, बट आपने बिना टैक्स दिए वो सामान क्या कर दिया? बेच दिया, गवर्नमेंट से छुपा करके। तो गवर्नमेंट से छुपाया ही ना, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया तो एक तरह से क्या किए? छुपाए ही। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मगलिंग। समझ गए? चलिए, फिल्मों में नहीं दिखाता है सोना लेके आ रहा है छुपा करके नाव के रास्ते से, या कोई भी रास्ते से सामान आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया जा रहा, उनसे छुपाया जा रहा है। ठीक है ना? एक फिल्म भी देखी होगा, पुष्पा, है ना? छुपा करके चीजों को लेके जाता है। तो उसमें क्या था? लाल चंदन वाला हिसाब किताब था। तो खैर, ये समझ गए सब लोग। तो एक तो पहला नंबर टैक्स इवेजन को रोकना था, गवर्नमेंट का टास्क था कि पहले तो टैक्स की चोरी को रोका जाए, और दूसरा टास्क ये था कि इन सभी का टैक्स वसूल लिया जाए, कोई टैक्स से बचे ना, सबका टैक्स क्या हो जाए? कायदे से टाइम पे जमा हो जाए। और तीसरा टारगेट था गवर्नमेंट का क्या? हमारा टैक्स का कलेक्शन चार्ज जो है ना, कलेक्ट करने में बहुत खर्चे हो रहे हैं, टैक्स को कलेक्ट करने में खर्चे ज्यादा हो रहे थे, उसको कलेक्शन चार्जेस भी क्या करने थे? गवर्नमेंट को रिड्यूस करने थे। ठीक। तो उन्होंने क्या किया? एक कंसेप्ट लाया, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि एक एडवांस टैक्स का ही एक प्रारूप है। किसका प्रारूप है? एडवांस टैक्स का। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई देखो, हम इन 18 लाख लोगों को नहीं पकड़ेंगे, हम सिंपल सा क्या करेंगे? इन 3 कंपनीज को ही पकड़ेंगे, इन 3 ऑर्गेनाइज पकड़ेंगे। सही है ना? इन 3 ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे। अब इन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि आप लोग की जिम्मेदारी है कि जब आप इन 4 लाख लोग को, आप इन 4 लाख लोग को, आप इन 10 लाख लोग को जब आप सैलरी हो, यानी इनको इनकम पे करते हो, इनके लिए इनकम है, एम्प्लॉयज के लिए इनकम है, आपके लिए तो खर्चा है। आप जब ये पेमेंट करते हो और अगर लिमिट से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आप क्या करिए? उनका टीडीएस, उनका टैक्स काट करके गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए हर महीने। हर महीने सैलरी दीजिए। अब अगर 2.5 लाख रुपए अगर सालाना हुआ तो महीने का कितना हुआ? वही 21,000 अप्रोक्स, है ना? तो अगर किसी बंदे की सैलरी 15,000 है, 10,000, उसका तो टीडीएस नहीं ना काटना है। लेकिन जिसकी सैलरी 25,000 है या 21,000 से ऊपर जा रहा है, यानी उसका आप टीडीएस कटेगा। समझ गए ना? तो उसका टीडीएस काट के आप गवर्नमेंट को खाते में जमा कर दो। और अगर ऐसा नहीं किया आप तीनों ने, तो पेनाल्टी इन एम्प्लॉयज पे नहीं लगेगा, पेनाल्टी किस पे लगेगी? आपके ऊपर, क्योंकि आपकी गलती है। तो गवर्नमेंट ने टीडीएस में जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति होता है उसको पकड़ा और उसको जिम्मेदार ठहराया कि आप जब पेमेंट करना, और वो पेमेंट अगर एक लिमिट को क्रॉस करेगा, तो आपको क्या करना है? टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कर देना है। समझ में आया? इससे क्या हुआ? 3 कंपनियों को पकड़ा, 18 लाख एम्प्लॉयज का पैसा जेब में, किसके? गवर्नमेंट के। इससे क्या हुआ? कलेक्शन चार्जेस कम हुआ। दूसरा एक फायदा क्या हुआ? टैक्स इवेजन रुकी, क्योंकि आपके हाथ में अब पैसा नेट आ रहा है। नेट मतलब टैक्स देने के बाद आपका टैक्स तो कट गया। अगर आपके हाथ में पैसा पहले आता और बाद में टैक्स देना होता तो आप टैक्स की चोरी करते, यहां तो पहले ही टैक्स कट गया, तो आप चोरी क्या करोगे? इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलिए, और तीसरा एक और फायदा, एम्प्लॉय को भी थोड़ा फायदा है। एम्प्लॉय को कैसे फायदा? चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। अगेन, इफ अ पर्सन रिसीव 55,000 एज अ मंथली सैलरी, सपोज किसी व्यक्ति की ना 55,000 रुपए मंथली सैलरी है, हिज एनुअल इनकम विल बी 6,60,000, 6,60,000 होगा। वी एज्यूम दैट द टैक्सेबल पर्सन इज 6 लाख आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। से कुछ डिडक्शन भी मिलता है, एटीसी उट्टीसी का। तो इसके 6,60,000 इनकम थी, 6,60,000, उसमें से उससे 60,000 का डिडक्शन, अब यानी उसको 6 लाख पे टैक्स देना है। टैक्स पेबल बाय द पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन द अबव इनकम 32,500। सपोज उस इनकम पे टोटल इनका टैक्स बन रहा है 32,500, मोटा मोटी सपोज। नाउ इफ द गवर्नमेंट डिमांड द टोटल टैक्स एट द एंड ऑफ द ईयर, सपोज मार्च में तुमसे टैक्स इकट्ठा मांगेगा, इकट्ठा एक महीने में मांगेगा, तो तुमको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 55,000 इनकम है, हर महीने तुम चला रहे हो, अचानक 32,000 रुपये उसमें से टैक्स देना पड़ेगा, आधे से भी अधिक टैक्स देना पड़ जाएगा, तो उस महीने का बजट तुम्हारा हिल जाएगा।
हिलेगा कि नहीं हिलेगा? डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टैक्स पे करना. सो इफ द अमाउंट 32,500 is divided into 12 months, 12 installments and deducted from the salary of each month, और हर महीना हम उसको आपकी सैलरी से डिडक्ट करें, then it will be easier for him to pay the tax to the government. तो आपने किस्तों में अपना टैक्स दे दिया. At the time of payment of salary, employer will deduct 2,708 rupees, just 2,708 rupees आपका टैक्स काटेगी. देखो इस 32,500 को 12 से डिवाइड करें, 2,708 आ रहा है. As tax from the amount of salary and pay the same to the government. कुछ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? उसको टैक्स काटना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है. The rest of the 52,292 which is net, जिसको हम क्या बोलेंगे, net amount of the tax will be paid to the employees. क्लियर सबको? अब आपको उस इनकम पे दोबारा टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे करना है. इट इज क्लियर नाउ? अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, TDS stand for tax deducted at source. As per Income Tax Act, any company or person making a payment is required to deduct TDS if the payment exceed a certain threshold limit. कंपनी अगर कोई भी पेमेंट एक लिमिट से ज्यादा अगर करती है, और वो लिमिट कहाँ डिसाइड किया, इनकम टैक्स ने पहले से चार्ट बना रखा है कि कौन सा पेमेंट कितना लिमिट क्रॉस करेगा तो कितना टैक्स TDS कटना है, वो पहले से डिसाइडेड है. अभी वो चार्ट को भी हम लोग देख लेंगे. TDS has to be deducted at the rate prescribed by the tax department. The company or a person that make the payment after deducting TDS is called deductor. जो बंदा TDS काट रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिडक्टर बोलते हैं. मान लो मैं हूं, आप लोग स्टूडेंट नहीं मेरे एम्प्लॉइज हो, आप लोगों को मैं सैलरी देता हूं, तो आप लोग के सैलरी में से मैं TDS काट लेता हूं, टैक्स काट लेता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, डिडक्टर. और आप लोग क्या कहलाओगे, डिडक्टी. लिखा है द कंपनी और पर्सन रिसीविंग द पेमेंट कॉल्ड डिडक्टी, आप लोग को डिडक्टी बोला जाएगा. इट इज द डिडक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू डिडक्ट द TDS आफ्टर मेकिंग द पेमेंट, बिफोर मेकिंग द पेमेंट होना चाहिए ना, सॉरी, बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड डिपॉजिट द सेम टू द गवर्नमेंट. TDS is deducted irrespective of the mode of payment, just like cash, check, credit, है ना, जो भी है, and is linked to the PAN of the deductor and deducted. कहने का मतलब है आप ही का पैन पे टैक्स जमा हो रहा, मैं अपना टैक्स नहीं जमा कर रहा हूं, मैं तो एम्प्लॉयर हूं. टैक्स किसका जमा हो रहा है, आपका, आप ही के पैन पे जमा होगा, लेकिन जमा कराने की जिम्मेदारी किसने दी, मुझे, गवर्नमेंट ने मुझे दी है, तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं. ठीक है ना, तो TDS काटना है मुझे और गवर्नमेंट को जमा कर देना है. अब सॉल्व होता है, आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप कहते हो सर वो मेरी सैलरी तो 55 थी, आप तो मुझे 52,000 दे रहे हो, तो आप तो मेरे से लड़ोगे. तो मैं कहूँगा भाई देखो आपका 2,708 रुपये TDS कट गया. फिर तुम कहोगे सर इसका कोई प्रमाण, इसका कोई प्रूफ तो दीजिए कि मेरा टैक्स कट गया, वरना गवर्नमेंट दोबारा हमसे टैक्स ले लेगी. तो मैं कहूँगा कोई नहीं, ये 2,708 रुपीज़ का मैं आपको साल के अंत में मतलब मार्च के बाद, लेकिन 31 मई के पहले टोटल आपका साल भर में कितना टैक्स कट जाएगा. तो ये इसका मैं एक सिंगल सर्टिफिकेट दूंगा मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद, लेकिन 31 मई के पहले. उस सर्टिफिकेट का नाम है फॉर्म 16, फॉर्म 16, वो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इस साल का टैक्स तो आपको अगले साल देना है ना. तो जो भी आपका रिटर्न आप फाइल करोगे तो उस समय आप दिखा देना ये, और आपको इस इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, तो ये समझ में आएगा डिडक्टेड डिडक्टी का केस. TDS is deducted on the following types of payment, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, रेंट हो, कंसल्टेंसी फीस हो, प्रोफेशनल फी, और भी बहुत सारे, ये कुछ पॉइंट्स ही लिखे हैं यहाँ पे. However, individuals are not required to deduct TDS when they make the rent payment and pay fees to the professionals like lawyer, doctor. TDS is one kind of advance tax. शुरुआत में ही पढ़ लिया, TDS is a type of advance income tax. तो सर जी यहाँ पे इंडिविजुअल की बात किया है, मैं आपको क्लियरली समझा दूं कि अगर मेरा अकाउंट्स ऑडिट होता है, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे बिजनेस का टर्नओवर, जैसे कि आपको बता दूं इनकम टैक्स में आगे जो लोग MCFA को सब पढ़ेंगे, तो इसमें इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, वो सेक्शन क्या है, उस सेक्शन का नाम है 44AB.
44AB में बताया गया है किसको ऑडिट कराना है, किसको नहीं ऑडिट कराना है। तो चलिए उसमें पढ़ लेते हैं। अगर एक बिजनेसमैन है, क्या है, बिजनेसमैन, और अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता है, कितने को क्रॉस करता है, टर्नओवर मतलब सेल होता है, टर्नओवर का मतलब सेल। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका सेल 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो आपको अकाउंट्स अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी किसी सीए से, समझ गए। अगर आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हो, और आपका रिसिप्ट, आप तो फीस लेते हो ना, अगर आपकी रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है साल भर में, तो आपको भी अपना अकाउंट्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जितने लोग भी ऑडिट के दायरे में आते हैं, यानी 44AB के दायरे में आते हैं, उनको टीडीएस काटना है पेमेंट करते समय। जो भी ऑडिट के दायरे में नहीं आते, मेरा छोटा सा बिजनेस है, अभी 20-30 लाख सेल कर रहा हूँ, मैं भी रेंट देता हूँ 20,000-25,000 रुपये, लेकिन मुझे क्या नहीं करना है, मुझे टीडीएस नहीं काटना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि किसको ऑडिट, किसको टीडीएस काटने की जिम्मेदारी दी गई है, किसको। अब तुम सोच रहे हो सर मैं भी अपने घर का रेंट दे रहा हूँ, मैं भी ये कर रहा हूँ, तो मेरे को भी टीडीएस काटना चाहिए क्या? ना, टीडीएस आपको नहीं काटना है। सवाल उठता है सर टीडीएस का रेट चार्ट क्या है? तो ये तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, आप सभी को पता है, इसमें 24-25 चल रहा है, तो 24-25 का हमें टीडीएस का चार्ट चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गूगल कर लेंगे, और इस समय फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 24-25। तो इस समय जो टीडीएस कटेगा किस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, 24-25 के हिसाब से। तो मुझे चाहिए टीडीएस चार्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इधर टीडीएस का रेट चार्ट आ गया, ठीक है ना। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड कर सकते। फिलहाल ये देखो रेट चार्ट दिया हुआ है। तो इस समय जो टीडीएस कट रहा होगा इसी के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ देखो करंट टीडीएस का रेट कितना है, और प्रपोज्ड टीडीएस का रेट जो 2% है वो कब से लागू होगा, ठीक है। अभी चल रहा है क्या, अगस्त 2024। तो जाहिर सी बात है ये रेट अभी अप्लीकेबल नहीं होगा। ये रेट कब से अप्लीकेबल है, अगले फाइनेंशियल ईयर से, 2025 से। ये है इसी साल से, लेकिन अक्टूबर से। ये 5 से 2 हो गया, लेकिन अक्टूबर 2024 से। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इस महीने से जब बंदा टीडीएस काटेगा, तो किस रेट से काटेगा, 5 नहीं, कितने से, 2 से, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ता है आपको। तो जब भी आप कहीं काम करेंगे, तो आपको इसी को फॉलो करना है। पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज 194H को भी देखो कितना कर दिया गया, 5% था ना, उसको कितना किया गया, 2%। कब से होगा ये, सही है। तो 1 अक्टूबर से जब आप पेमेंट करेंगे कमीशन मिशन का, कंपनी पेमेंट करेगी, तो कितना टीडीएस काटेगी, 2%। क्लियर। तो ये कमीशन के रेट्स में ये सब कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिखाया गया है, ये जो बजट 2024 अपडेट्स है, जो अभी निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जो अनाउंस किया उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हुए हैं, 194D में चेंजेस हुए हैं, 194DA में, ये सब सेक्शन में आपने पढ़ा था, 194H पे ध्यान दिया था कल। बाकी IBMO ये सब नए नए सेक्शन है, एफ भी नए सेक्शन है। तो वापस आते हैं सब लोग। टीडीएस रेट चार्ट है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द सैलरी, 192 सेक्शन सैलरी का है ना। डिडक्टी रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आर और एनआर का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, पेमेंट ऑफ सैलरी। थ्रेशोल्ड लिमिट इसका नहीं डिफाइन किया है, क्योंकि आप सभी को पता है हर साल थ्रेशोल्ड लिमिट की कितने पे सैलरी पे टैक्स लगना है, हर साल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट में आता है, बजट में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली। और उस पर आपको पता है इनकम टैक्स का स्लैब रेट चलता है। स्लैब रेट कुछ इस तरह से है ना, कि 3 लाख तक कमाओगे तो कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 6 लाख कमाओगे तो 5% टैक्स देना, 6 से 9 लाख कमाओगे तो 10% टैक्स देना। ओके, ये जो स्लैब रेट होता है ये होता है, सही है ना। बाकी पुराना स्लैब रेट यही है, 2.5 लाख तक नील। तो दो स्लैब रेट होते हैं, ये आप लोग को इनकम टैक्स में पढ़ाया जाएगा। 2.5 लाख तक देखो कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक है, 3 लाख तक है तो 3 कहाँ है, 2.5 से 5 होना चाहिए, 2.5 से 5 है तो कितना, 5%। फिर 5 से 10 है तो कितना, 20%। 10 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो कितना, 30% टैक्स देना है। तो ये स्लैब रेट होता है, सीढ़ी नुमा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। कम कमाओगे कम टैक्स, नहीं कमाओगे मत टैक्स दो, ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स देना है, ठीक। फिर देखो यहाँ पे लिमिट दी हुई है आगे, 194A। मैं हाईलाइटेड सेक्शन आपको बस बता रहा हूँ। अब इसमें देखो क्या बताया गया,
इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, है ना, फ्रॉम डिपॉजिट विद बैंक, अगर बैंक में पैसा जमा किए हो या पोस्ट ऑफिस में जमा किए हो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किए हो, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है, आपका ब्याज अगर कितने से ज़्यादा बनता है, 650,000 से ज़्यादा ब्याज बनता है, तो 10% टीडीएस कटेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, 40,000 से ज़्यादा ब्याज बनते ही 10% टीडीएस कट जाएगा। सही है। फिर 194A, ये क्या है, ये भी इंटरेस्ट फ्रॉम अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक के अलावा अगर कहीं अगर पैसा जमा की हो, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जहाँ पैसा जमा करो तो वहाँ पे ब्याज मिलता है ना, तो वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा ब्याज बनते ही टीडीएस कट जाएगा, कितना, 10%। क्लियर। और भी कई सेक्शन है, तो मैं हम लोग हाईलाइटेड सेक्शन पढ़ रहे हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ 194C फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ठेका का देते हैं ना हम लोग, कंपनियां ठेका देती हैं, हम लोग भी ठेका देते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। अब ठेकेदार कौन है, इंडिविजुअल है कि कंपनी है? बहुत सारे कंपनियां भी हैं, जैसे राज कंस्ट्रक्शन, जैसे पीपी कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। तो अगर हमने कंपनीज को ठेका दिया है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो 2% टीडीएस काटेंगे। और अगर इंडिविजुअल है तो कितना परसेंट टीडीएस काटेंगे? कोई इंडिविजुअल ठेकेदार है, उसको हम काम दिए हैं, उसका ठेके का पेमेंट कर रहे हैं, तो 1% टीडीएस काटेंगे। कब काटेंगे? इन दोनों ही केस में कब टीडीएस कटता है? जब सिंगल ट्रांजेक्शन के केस में 30,000 और एग्रीगेट ट्रांजेक्शन के केस में 1,00,000। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ सिंगल ट्रांजेक्शन क्या है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई देखो हमारे यहाँ क्या करना है, हमारा बाउंड्री चलानी है, बाउंड्री चला दो, उसका हम पेमेंट कर देंगे। तो बाउंड्री लेकिन चलाओगे, सारा का सारा मटेरियल वटेरियल सब तुमको लगाना है, मैं सीधे तुमको पेमेंट करूंगा। समझ गए? अब मटेरियल के साथ हो चाहे विदाउट मटेरियल हो, आई डोंट नो, बट अब वो सिंगल ट्रांजेक्शन हुआ, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुम्हें बस बाउंड्री चलानी है, उस पर तुम्हें पेमेंट मिल जाना है। मेरे घर की बाउंड्री है ना, सपोज करो 2,000 स्क्वायर फीट है, तो चारों तरफ से बाउंड्री चलेगी। तो तुमने बोला सर 45,000 है, पेमेंट कर दीजिए, 2 महीने, आपका 1 महीने में काम हो जाएगा, या 10 दिन में काम हो जाएगा, 20 दिन में काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, कंप्लीट करो, हम पेमेंट कर देना है। तुमने कंप्लीट किया, मैंने 40,000 तुमको पेमेंट किया, 40,000 जैसे पेमेंट करेंगे तो मैं टीडीएस काट लूंगा। ये सिंगल ट्रांजेक्शन हुआ। अब इसी में दूसरी बात समझो, एग्रीगेट क्या होता है? मैंने कहा 2 फ्लोर का मकान बनाना है, तो कहता है सर 2 फ्लोर का मकान तो आपका जो बनेगा 2,000 स्क्वायर फीट में, इसमें कम से कम 8-9 महीना लग जाएगा। हम कहा ठीक है, मटेरियल सर आप देंगे कि हम? मैंने बोला नहीं, सब कुछ तुम्हारा होगा, बस तुम बताओ कितना पैसा देना है। तो कैसे जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे, मान लीजिए 1 रूम बन गया तो आपका इतना पेमेंट कर दीजिएगा, रूम के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, कंप्लीट हो गया तो पेमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि हम 8 महीने काम कर रहे हैं, उसके बाद आप पेमेंट करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, हर महीने आप पेमेंट कर देना, जितना महीने मेरा खर्चा होगा आप पेमेंट कर देना, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट ट्रांजेक्शन, है ना। इकट्ठा भाई हम नहीं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं ना करेंगे, हम तो कई बार धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। तो उस केस में अगर 1,00,000 से ज़्यादा जैसे ही क्रॉस करेगा, पहले महीने में तुमको पेमेंट किया 60,000, दूसरे महीने पेमेंट किया जैसे मैं 75,000, हो गया ना 1,00,000 क्रॉस, अब मैं टीडीएस काट लूंगा। ठीक, कितने से ज़्यादा जैसे ही होगा तो वो एग्रीगेट पेमेंट के केस में। खैर, अब 194D है इसी तरह से, इंश्योरेंस कमीशन किसको दिया जा रहा है, डोमेस्टिक कंपनीज को, 15,000 से ज़्यादा 10% टीडीएस। अदर देन कंपनी तो 15,000 से ज़्यादा तो कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? यानी कंपनी को कमीशन दे रहे हैं, इंश्योरेंस कमीशन किसको दे रहे हैं, कंपनी को, तो और इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो, चलिए 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज, 15,000 से ज़्यादा होगा तो टीडीएस कितना है? वैसे तो 5% है, लेकिन कब से हो जाएगा, 2% हो जाएगा। कब से? 1 अक्टूबर से। 194I रेंट का है, रेंट कितने से ज़्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा? अगर प्लांट मशीनरी का रेंट है तो 2% टीडीएस काटना, और अगर बिल्डिंग का रेंट है तो कितना, 10% टीडीएस काटना। सही है। 194 IA, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है सर, घर आता है, जमीन आता है, कोई घर हो गया, जमीन हो गया, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गया, है ना, प्लांट हो गया। तो उस केस में 50 लाख से ज़्यादा का अगर है तो 1,00,000 1% टीडीएस काट लेना। जैसे मान लो तुमसे मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, कितने की है, 60 लाख की, कितने की है, 60 लाख। तो 60 लाख का 1% कितना होगा, 60,000। सो आई विल पे यू हाउ मच, 59,40,000। कितना पे करूंगा मैं तुमको, 59,40,000, 59,40,000
40,000 दे दूंगा और 60,000 तुम्हारा टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब फिर तुम चिल्लाओगे सर 60 लाख का बेचे थे आपके 59 40 दे रहा हूँ। मैंने बोला सर 60,000 आपका टीडीएस कट गया, ये रहा टीडीएस का सर्टिफिकेट। तो सैलरी के केस में जो टीडीएस का सर्टिफिकेट फॉर्म 16 मिलता है, फॉर्म 16 थोड़ी देर पहले बताया था, और सैलरी के अलावा कहीं भी टीडीएस कटता है तो उसका जो फॉर्म 16 नहीं 16 के अलावा 16A होता है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट थोड़ा अलग है, उसको अभी हम लोग को आगे देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा अलग बना हुआ है नियम। नाउ IB, रेंट पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल HUF नॉट कवर्ड हियर। कितना है 50,000 पर मंथ है। अगर इससे ज़्यादा अगर हुआ तो ऐसे में टीडीएस कटेगा क्या, वही है 2%। IB है, IC है, पेमेंट ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये सब रहने दो, अभी जेंटलमैन वाला देख लो। 194J फी फॉर प्रोफेशनल है, डॉक्टर इंजीनियर वकील को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं और कितने ज़्यादा पेमेंट होता है 30,000 से, तो 10% टीडीएस काट लेंगे। कंपनी अपने डायरेक्टर को देती है ना, मान लो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर काम करते होंगे, तो डायरेक्टर्स को क्या दी जाती है, फीस। उनको वो सैलरी नहीं ना देते हैं, एम्प्लॉय थोड़ी ना कंपनी के, वो डायरेक्टर है भाई, उनको फीस दिया जाता है। तो फीस कितने ज़्यादा होगा तो कितना टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो जे में कई कॉलम है, घूम फिर के जे में 30,000 ज़्यादा लिमिट होगी तो हम टीडीएस काट देंगे। लिमिट कितनी है 30,000, परसेंटेज कितना है 10% है। कुछ ऐसे केसेस हैं कि अगर हम किसी को फीस दे रहे हैं टेक्निकल सर्विस के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, तो उस केस में 30,000 से देखो तो 10 नहीं बल्कि कितना परसेंट टीडीएस काटना है, 2%। वन 194K नहीं पढ़ना हमें, M और N है, हाँ। तो ये क्या है, सर्टेन पेमेंट बाय इंडिविजुअल HUF नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194CHJ। तो ऐसे में 194M में कटेगा, किसने ज़्यादा लिमिट होगा तो 50 लाख ज़्यादा तो टीडीएस कटेगा, कितना परसेंट, 2% होने जा रहा है अक्टूबर से। 194N कैश विदड्रॉ, ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस है, N से नया ले लेना है ना, और N मतलब नो, नहीं करना है कैश ट्रांजेक्शन, नो। तो कैश विदड्रॉ करोगे एक्सीडिंग अ सर्टेन लिमिट, तो उसमें कितना होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर निकालते हो, लिखा है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 3 करोड़ है, अदर के लिए यानी हम लोग के लिए 1 करोड़ है। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर निकालते हो कैश बैंक से, तो कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, 2%। और 194N में एक और चीज़ बताया, अगर कैश विदड्रॉ कर रहे हो और ऊपर से आईटीआर भी नहीं फाइल करते हो और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में विदड्रॉ कर रहे हो, 20 लाख से, और गवर्नमेंट को आईटीआर भी पिछले 3 सालों से नहीं फाइल कर रहे हो और ड्यू डेट भी बीत गया, तो ऐसे में कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, 5%। 5 कह रहा हूँ, पहले 2% है और 1 करोड़ से ऊपर होगा तो 5% है, ठीक है। 1 करोड़ तक तो वही है कितना, और जैसे 1 करोड़ से ऊपर होगा 5%। ओपी खुद से पढ़ लीजिएगा, ये सब मतलब कहने का मतलब है आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि कितना लिमिट है, कितना टीडीएस का रेट है, ऑलरेडी ये रेट चार्ट को आपको फॉलो करना है, सही है। तो काफी लंबा चार्ट है, आप देख रहे हो। ये रेट चार्ट अब पुराना हो चुका है। हम्म, अब देखिए, व्हेन टीडीएस शुड बी डिडक्टेड, कब टीडीएस काटना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिया है, द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस इज बेस्ड ऑन द सिंपल प्रिंसिपल टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और गेटिंग ड्यू और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो, खर्चा ड्यू करो या पेमेंट करो, विच एवर इज अर्लियर। जैसे मैं रेंट, महीना पूरा हो गया, रेंट ड्यू हो गया, तो ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। रेंट ड्यू कब होता है, 31 को या महीने के अंत में। पेमेंट कब करते हैं हम, 5 तारीख को। तो टीडीएस कब कटना चाहिए, रेंट ड्यू हो रहा है मंथ एंड में, लेकिन पेमेंट कब कर रहे हैं, अगले महीने के 5 तारीख को। तो टीडीएस कब कटना चाहिए, जो दोनों में से पहले हो। तो मंथ एंड में ना, तो मंथ एंड में ही टीडीएस काट लेना, समझ रहे। पेमेंट करने का डेट का वेट मत करना। अब रेंट अगर ड्यू होता है तुम्हारा मंथ एंड में, लेकिन तुम, मकान मालिक बोलता है अरे थोड़ा एडवांस चाहिए था,
आप पेमेंट थोड़ा 25 को कर दीजिएगा। तो मैंने उसको किस दिन दे दिया, 25 को ही, मंथ एंड में, मतलब देना था 30 के बाद, लेकिन हमने इसको कब दे दिया, 25 को ही पेमेंट कर दिया। और रेंट ड्यू कब हो रहा है, 30 को, और 25 को हम पहले पेमेंट कर दिए, एडवांस दे दिया। अब बताओ टीडीएस कब कटना चाहिए, 25 को, विच एवर इज अर्लियर। सही है ना। तो सारे सेक्शन में यही रूल लगेगा कि एक्सपेंस ड्यू हो रहा है या पेमेंट हो रहा है। अब सैलरी मैं पहले ड्यू करता हूँ फिर ना तुम लोगों को पेमेंट करता हूँ, तो टीडीएस कब कटना चाहिए। हम्म। मंथ एंड पे मैं मान लो 31 तारीख को ड्यू करूंगा, पेमेंट कब करूंगा आप लोगों को, 5 तारीख को, तो टीडीएस कब कटना चाहिए, 31 को। नॉर्मली हर जगह ये नियम लगता है, लेकिन सैलरी में नहीं लगता। सैलरी में क्या नियम है, सैलरी में ये कि सैलरी ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि सैलरी में टीडीएस कब कटेगा, तब कटेगा जब पेमेंट किया जाएगा। नहीं समझे। बाकी हर जगह ये नियम चलेगा, ड्यू और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट इन द केस ऑफ सैलरी, इन द केस ऑफ 192 सेक्शन, सैलरी इज ऑलवेज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ड्यू करते समय नहीं। लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, चलिए आगे लिखा, देखा जाएगा। एबीसी लिमिटेड हैज मेक द पेमेंट 50,000 XYZ एक्सचेंज प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे तो दे रखा है XYZ पेड कब कर रहा है, 30,000 एडवांस अगर दे रहा है 15 जुलाई को, तो यहाँ पे टीडीएस कब कट जाना चाहिए। सिनेरियो 1, XYZ पेड 30,000 in एडवांस 15 जुलाई को, रेज एन इनवॉइस आफ्टर द वर्क कंप्लीट, कंप्लीट हो रहा काम कब, 31 जुलाई को, तो रेस्ट ऑफ द पेमेंट मिल रहा है कब, उसके बाद मिलेगा। लेकिन बताओ टीडीएस पहले 30,000 पे कब कट जाएगा, 15,000, क्योंकि पहले पेमेंट हो गया। 31 जून के बाद, जुलाई के बाद जो बिल देंगे, अब बाकी के पेमेंट पे उस समय टीडीएस कटेगा। तो यहां समझा रहा है। टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, 50,000, पेमेंट पहले कितना कर दिया गया था, तो 15 जुलाई को ही टीडीएस कट जाएगा, इस पे 3,000, 10%, 20,000 बाकी का पेमेंट कब हो रहा है ना। तो 31 जुलाई को कितना टीडीएस कटेगा, सीधा सीधा हिसाब। इसी तरह सिनेरियो 2 दिया है, खुद से पढ़ लीजिएगा। व्हाट आर द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस, है ना। तो वही है पेमेंट ऑफ टीडीएस ईच मंथ, सीधा सीधा यहां देख लो, सबसे आसान है, ये टेबल देख लो, कब टीडीएस का पेमेंट करना है। मान लो मैंने पेमेंट सब में से टीडीएस काटा उठा है, अब ये सारा टीडीएस मुझे कब तक जमा कर देना है, अगले महीने की 7 तारीख को। तो बहुत सीक्वेंसली चल रहा है, अप्रैल का 7 मई, मई का 7 जून, सिंपल तरीके से। लेकिन हाँ, मार्च में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मार्च का जो टीडीएस जमा होता है वो अगले महीने की 7 तारीख को नहीं, बल्कि 30 अप्रैल तक, क्योंकि सबको पता है मार्च के बाद अप्रैल में बड़ा काम रहता है, तो आपको थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दिया गया है, समय ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 30 अप्रैल तक आप अपना पेमेंट कर देना, ठीक। व्हाट इज द टीडीएस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट था ना, आपके पेमेंट में से मैं टीडीएस काट रहा हूँ, रेंट देना है 50,000 महीना, तो जैसे मैं 50,000 देता हूँ, मैं आपका 10% टीडीएस 5,000 काट लेता हूँ, आपकी सैलरी, आपको रेंट कितना दे रहा हूँ, 45, 5,000 टीडीएस काट लिया। आप चिल्लाओगे ना, चिल्लाओगे कि 50,000 रेंट था, 45 कहाँ दे रहे हो, कहते साहब कट गया आपका 5,000 टीडीएस, है ना, गवर्नमेंट को देना पड़ा। तो कहेगा अच्छा ठीक है, तो उसका कोई प्रूफ तो दो। तो बोले हाँ हाँ सर्टिफिकेट आपको देंगे। तो देखिए कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। अगर सैलरी में से टीडीएस कटा है तो फॉर्म 16 से होता है सर्टिफिकेट नंबर, जो कि कब मिलता है, ईयरली मिलता है। कब मिलेगा, 31 मई के पहले, ठीक है ना, मार्च के बाद, लेकिन 31 मई के पहले। फॉर्म 16 है टीडीएस और नॉन सैलरी पेमेंट, सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट होता है तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आपके रेंट में से मैंने टीडीएस काटा है ना, तो आप सर्टिफिकेट मांगोगे, तो आपको मैं क्या दूंगा, 16A। कब देते, क्वार्टरली, जब रिटर्न फाइल होता है। रिटर्न फाइल होने के बाद आपको पता है टीडीएस में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, ब्यौरा हम तीन महीने पे देते हैं। टीडीएस हम हर महीना काटेंगे, लेकिन ब्यौरा गवर्नमेंट को कब देंगे, हर महीना तुम्हारा टीडीएस काट के हर महीना गवर्नमेंट को दे देंगे। लेकिन किसके में से कितना टीडीएस काटे, पूरे 3 महीने का इकट्ठा ब्यौरा बना के गवर्नमेंट को 3 महीने पे जमा करते हैं। तो क्वार्टरली जैसे रिटर्न फाइल होगा 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो सर्टिफिकेट हम दे देंगे, समझ गए। 16B ये बनाया गया, ये वो वाला था, याद है। अब बताओ इसका कौन सा सेक्शन था, किसी को ध्यान है। 16B 194IA इमूवेबल एसेट। तो उस केस में टीडीएस काटेंगे, आपसे 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदे, आपको 59,40,000 दिए, 60,000 रुपये टीडीएस काट लिए, तो उसका सर्टिफिकेट 16B होता है, उसका थोड़ा अलग है, मैंने बताया था अभी, ये चीज़ क्लियर। एवरी
15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा और ये आपको दे दीजिएगा। ठीक। फॉर्म 16C किसके लिए होता है? ये टीडीएस ऑन रेंट का केस है। एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन करते समय 194 से स्पेशली बनाया गया, किसके लिए? रेंट के लिए, है ना। हालांकि अभी भी कई लोग फॉर्म 16A ही उसके अगेंस्ट दे देते हैं, इट्स ओके, चलता है। तो कितना है? 16 है, 16A है, B है, C है। ठीक। हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न, रिटर्न कब फाइल करना है? जैसे मैंने बोला क्वार्टरली, इसके लिए इसका फॉर्म का नंबर भी है 24Q, Q का मतलब क्वार्टरली। ये फॉर्म है जिसमें हम रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे आपने जीएसटी में पढ़ा, GSTR1, GSTR2, GSTR3B। तो यहाँ पे क्या है? 24Q है, Q मतलब क्वार्टरली फाइल होता है, इसलिए Q लगाया गया। टीडीएस ऑन सैलरी, सैलरी का डिटेल किस में जाता है? 24Q फॉर्म में, क्योंकि सैलरी अपने आप में बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा इंप्लॉइज होते हैं, उनकी सबकी सैलरी का डिडक्शन है, तो इसलिए इनका एकदम अलग ही फॉर्म बनाया गया है 24Q। कैसे फाइल होगा? क्वार्टरली, अगले महीने की 31 तारीख को। ये ध्यान देना, अगले महीने की 31 तारीख, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 31 तारीख, ये ध्यान रखना बस। तो जब पहला क्वार्टर खत्म होगा अप्रैल मई जून, तो 31 जुलाई, सही है ना। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल 31 का नहीं होता तो 31 मई लेना। ध्यान रखना, हमें 31 का डेट पकड़ना है। कौन सा डेट? 31। तो इसलिए देखो यहाँ पे बाकी सब में तो अगला महीना पकड़ रहा है, इसमें नहीं। अप्रैल जब मार्च में खत्म होता है, जनवरी से मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, तो उसमें होना चाहिए था 30 अप्रैल, बट नहीं, बढ़ा के दिया 31 मई। बोला ना आपको क्या डेट पकड़ना है? 31। ठीक है ना। चलिए, 27Q में क्या जाता है? 27Q से पहले ही पढ़ा था, 26Q अदर। अदर के केस में कौन से फॉर्म में जाना है डिटेल? 26Q, यानी सैलरी के केस में 24Q में रिटर्न जाता है, ब्यौरा भरते हैं, और सैलरी के अलावा जहां टीडीएस काटते हैं उसका ब्यौरा जाता है 26Q में, वही क्वार्टरली है। बाकी ये सब स्पेशल केसेस में है। ये किस लिए? टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। नॉन रेजिडेंट के लिए अलग से केस है, ये आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये वाला है, प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहे हैं ना उसका वाला, तो इसमें क्या है? 26Q भी उसका रिटर्न अलग है। इसका देख रहे होगे, इसका सर्टिफिकेट भी अलग है, 26, ये 16B है, और इसका रिटर्न फॉर्म भी अलग है, 26QB है। 26QC टीडीएस ऑन रेंट। आसानी से तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो याद करने में? यहाँ देखो बी था ना, तो 26Q तो क्वार्टरली होगा, QB हो गया। 26Q क्वार्टरली है ना, वहां क्या हो गया? C हो गया बस, है तो 26 समझ गए। लाइबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, किसकी लाइबिलिटी है टीडीएस काटने की? पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्लियर हो गया। हैंस द अकाउंटेंट ऑफ द पेयर, तो किसको जिम्मेदार हो आप? भाई आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो, अब आपको भाई आपके माथे आएगा ये टीडीएस वाला पॉइंट, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपको टीडीएस सही रेट से काटना है, गलत नहीं। नॉट टू फॉरगेट डिडक्ट टैक्स, आप टीडीएस काटने से भूलना मत, गलती मत कर देना। डिपॉजिट द सेम टू द गवर्नमेंट, और उसको डिपॉजिट भी करना है गवर्नमेंट को, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। पेनाल्टी क्या होगा? सर मान लीजिए नहीं किए डिडक्ट, टीडीएस काटना भूल गए, या टीडीएस काटे जेबे में रख दिए, गवर्नमेंट को जमा ही नहीं किया, है ना, तो क्या क्या पेनाल्टीज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं? तो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई विदेशी कंपनी है, उसको आपने पेमेंट कर दिया, मैंने एक वेबसाइट बनवाया, है ना, और वो वेबसाइट किसी फॉरेन कंपनी से बनवाया है, और उसको मैंने पेमेंट कर दिया। सपोज 1 लाख का पेमेंट है, मैंने पूरा 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, टीडीएस काटना भूल गया, तो गवर्नमेंट ने बोला था सुनो, तुमको जब 1 लाख का पेमेंट करना था, फी फॉर प्रोफेशनल था ना, तो जब पेमेंट कर रहे थे टेक्निकल सर्विस का, तो टीडीएस काटना चाहिए था, तुमने काटा? का सर भूल गए सर। भूल गए हो? तो ऐसा करो, वो जो 1 लाख रुपए जो खर्चा हुआ है ना तुम्हारी कंपनी का, वो खर्चे एक्सपेंस में शो मत करना, एक्सपेंस में शो नहीं करने देंगे तुमको। और अगर एक्सपेंस में नहीं शो करोगे, अगर एक्सपेंस में वो 1 लाख रुपए नहीं शो करोगे, तो क्या होगा? उससे तुम्हारी प्रॉफिट बढ़ेगी और उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए पेनाल्टी है। नहीं समझ में आया?
10 लाख का सर पेमेंट कर दिया, टीडीएस नहीं काटेगा, बहुत महान काम किया बेटा, वो 10 लाख रुपए खर्च में मत दिखाना फिर, समझ गए? तो ये है। लेकिन वही अगर पेमेंट अगर हमने कहाँ किया होता, इंडिया में पेमेंट किया, विदेश में नहीं। इस बार मैंने कलकत्ता की कोई कंपनी है, उसको मैंने 1 लाख का पेमेंट किया और टीडीएस काटना भूल गए, अब सर पेनाल्टी बताइए। तो बेटा वो तो इंडिया में, हम उससे तो टैक्स, बस गवर्नमेंट क्या कहती है, वो तो इंडिया में ही है कलकत्ता वाला, हम तो उससे टैक्स ले लेंगे। तुम भूल गए हो, कोई टेंशन नहीं। तो कैसा करना, 1 लाख का 30% खर्चा हम तुम्हें दिखाने नहीं देंगे, पेनाल्टी यही है। कितना परसेंट, यानी कितना खर्चा दिखा सकते हो, 70,000। किए तो हो 1 लाख रुपए खर्च, लेकिन कितना दिखाने देंगे तुमको, 70,000। तो 30,000 प्रॉफिट बढ़ेगी, उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ये तुम्हारी पेनाल्टी है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये हो गया सर। अगला पॉइंट, लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। टाइम से नहीं टीडीएस सर काटे सर, वो गलती हो गई सर। आपसे बोला था ना, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, टाइम से पेमेंट काट लेना टीडीएस। सर डिले हो गया सर, गलती हो गई सर, क्या करें सर? तो अच्छा ठीक है, लेट पेमेंट की, लेट टीडीएस काटे हो तो ऐसा करो, जितना लेट काटे हो ना उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट, 1% इंटरेस्ट के साथ जमा करना। 1% पर मंथ, 1% पर मंथ के हिसाब से, यानी सालिना हुआ 1%, सॉरी 12% पर एनम, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होगा। सही है? अगला एग्जाम्पल भी यहाँ दिया, खुद से स्टडी कर लेना। नाउ नेक्स्ट, लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। सर टीडीएस काटे तो टाइम से, 7 तारीख को जमा करना था सर, 7 तारीख को मैं सो गया था, है ना? है ना, या बाहर घूमने चला गया था, पेमेंट वेमेंट नहीं हो रहा था, या जो भी प्रॉब्लम थी, है ना, वट एवर दैट। सर पेमेंट हमने नहीं किया, सर पेमेंट हम किए कब, 15 तारीख को या 20 तारीख को, है ना? तो टीडीएस आपने काटा तो लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस है सर, आपने लेट पेमेंट किया, 7 तारीख को नहीं कर पाए, तो सर जी कितने ब्याज के साथ जमा करना पड़ेगा, 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट के साथ आपको जमा करना पड़ेगा, जितने भी दिन का डिले हुआ। समझ गए? 1.5% क्या है, पर मंथ है, क्या है? जैसे मान लो 20,000 रुपये था, 7 तारीख को जमा करना था, आप फेल हो गए, नहीं पे किए टाइम से। अच्छा कब पे किया, इन्होंने ये भी नहीं बताया, क्या एग्जाम्पल पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड वाज सपोज टू डिडक्ट डिपॉजिट टीडीएस 20,000 डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल बाई 7th May, है ना, बाई द 7th May, बट फेल्स टू डिपॉजिट द सेम ऑन द टाइम, एक्चुअली डिपॉजिट द सेम इन द फॉलोइंग मंथ, उसके अगले महीने जमा कर रहा है, तो 1 महीना डिले हो गया ना। तो कितना परसेंट, 20,000 पे 1.5%, 300 रुपये जमा करना पड़ेगा पेनल्टी के साथ, यानी उसे 20,300 रुपये जमा करना होगा। समझ गए? अगला, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर रिटर्न फाइल कब होता है, आपको पता है 31 तारीख को, अगले क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने के 31 को। सर नहीं फाइल कर पाए, उसके बाद फाइल किए, तो लेट फाइल कर रहे हो ना रिटर्न, डिले रिटर्न फाइल करो तो उस पर कितनी पेनाल्टी है? तो इस बार देखो डेली बेसिस पे लेंगे, जितना दिन डिले हो पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा, 200 रुपये पर डे फाइन, यानी 10 दिन डिले हो गए तो 2,000 रुपये फाइन दो, 200 रुपये पर डे के हिसाब से। और 10 दिन अगर डिले हो गए तो 2,000 तो हो गया ना, 2 दिन डिले हो गए तो 400 रुपये, ऐसे कैलकुलेट करना। ठीक है? अगला, पेनाल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न। तो कितनी पेनाल्टी होती है लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे, तो आपको बता दूं, इस पे पेनाल्टी है आपकी टोटल 10,000 रुपीज। ठीक है ना, 1 मिनट। तो ये पेनाल्टी वाला मामला सर, पेनाल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, रिटर्न में डिले फाइल करोगे तो उसकी पेनाल्टी, असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट अ पर्सन टू फेल्स टू फाइल द स्टेटमेंट ऑन टीडीएस विद इन ड्यू डेट टू पे अ पेनाल्टी मिनिमम 10,000 रुपीज विच मे एक्सटेंडेड टू 1 लाख रुपीज। 10,000 मिनिमम, 10,000 रुपये, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। द पेनाल्टी अंडर द सेक्शन is the addition to the penalty 234E also covered the case of incorrect filing of TDS return। कहने को एक तो लेट फाइलिंग तो आपका लग ही रहा है 200 रुपये पर डे, उसके अलावा चाहे तो असेसिंग ऑफिसर यानी आपका जो टैक्स ऑफिसर है वो आपके ऊपर इतनी पेनाल्टी भी लगाएगी। ये दो चीज अलग अलग है, एक लेट फीस है और एक पेनाल्टी है, दोनों साथ में लगेंगे। समझ रहे? लेट फीस भी दे रहा है प्लस पेनाल्टी। पेनाल्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, असेसिंग ऑफिसर, जितनी बड़ा घपला हो गया, जितना बड़ा केस होगा, यानी जितना ज्यादा आपने नुकसान किया होगा गवर्नमेंट का, उतना ज्यादा वो पेनाल्टी तुमसे चार्ज करेगी। तो मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी हो सकती है,
1 लाख तक की। दैट्स इट, खत्म। फाइनली यहां तक हमने जो क्या किया, पूरा का पूरा हम लोगों ने थियरी कंसेप्ट समझ लिया टीडीएस। आई थिंक कल आप लोगों ने पढ़ा था, आज फिर से एक बार पढ़ लिया है ना, 2 बार रिपीट हो गया। आई थिंक थोड़ा हद तक क्लियर हुआ होगा, है ना, अगर कल आपको नहीं समझ में आया था तो। अब क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ टीडीएस यूजिंग टैली। अब ये स्टार्ट करना है, इसमें आपको दिख ही रहा है, पहले तो कंपनी बनानी है। फाइनेंशियल ईयर इस बार कह रहा है 1 अप्रैल 2022 रखना है, ठीक है सर रख लेंगे। वो फिल कह रहा है ओपनिंग बैलेंस फिल करिए, ये तो आप बच्चों का काम है, बचपन से आप लोग यही करते आ रहे हो, है ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, मतलब जब से टैली स्टार्ट की हो, है ना, टैली जब से पढ़े हो बचपन से। अब पैन नंबर ये सेट करना पड़ेगा। आप सभी को पता है टीडीएस काटने के लिए हमारी कंपनी के पास टैन नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम टीडीएस आपका काट तो लेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट के पास जमा करने जाएंगे ना, तो हमें पैन अपना टैन नंबर देना होगा, TAN, टैन नंबर। पैन होता है अपना टैक्स जमा करने के लिए, तो मुझे अपना टैक्स नहीं जमा करना, मुझे आप लोग का टैक्स जमा कराना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टैन नंबर। तो मुझे गवर्नमेंट से टैन नंबर भी लेना पड़ता है, और 10 नंबर के जरिए मैं आप लोगों के पैन का टैक्स में जमा कर पाऊंगा। इज दैट क्लियर? सो 10 नंबर नेसेसरी होता है यहाँ पे। अगर टीडीएस काट रहे हो, टीडीएस काटने की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मुझे गवर्नमेंट को आप लोग का टैक्स जमा कराना है, तो मुझे 10 नंबर भी लेना पड़ेगा। 10 नंबर पे मैं अपना टैक्स देता हूँ, और 10 नंबर पे दूसरे के पैन का टैक्स जमा कराता हूँ। क्लियर? तो फिलहाल फिलहाल ये हो जाएगा ऑन। फिर F11 फीचर में जाना है, आपको टीडीएस इनेबल कराना है, यहाँ पे मिल जाएगा टीडीएस, यस करिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बॉक्स खुलेगा, तो यहाँ पूछेगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, आपको सीधे 10 नंबर डालना है अपना। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर वो लोग डालते हैं जो अभी 10 के लिए अप्लाई किए होते हैं, अभी उनका नंबर नहीं आया। तो आपका 10, यहाँ पे 10 नंबर डाल दीजिए। डिडक्टर टाइप कौन हो, कंपनी हो, डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, सेट ऑब्लिक एल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्स, कौन पर्सन है आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल है, तो यस कर लेना, और उस व्यक्ति का पूरा डिटेल भर देना। तो हमारी कंपनी में ये भाई साहब रिस्पॉन्सिबल, उनका मोबाइल नंबर है। अब इससे क्या हुआ, अब कंपनी में टीडीएस से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी होगी टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो सीधे इस बंदे से मिलेगी, इस बंदे को कॉल करेगी, क्योंकि इसको उस कंपनी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन डिफाइन किया गया है। समझ रहे हो? तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है ना, जिससे कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कोई डिस्कशन करना होगा टीडीएस का, तो इन्हीं बंदे से करेगी पूरा का पूरा, क्योंकि टीडीएस उस कंपनी में यही देखते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट, ये सब करने के बाद इन दोनों को यस नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल केस। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल केस। तो मैं आपको अभी इतनी हिदायत दूंगा कि अभी आप पहले इतना कर लीजिए, ठीक है ना। फिर कल से आगे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है आज थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आप लोग, तो हैंगओवर होने लगता है आपको। हैंगओवर मतलब पढ़ाई का हैंगओवर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलिए आप लोग इसको कर लीजिए पहले, और नॉर्मल केस टॉपिक 1 कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक।